बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तस्वीर की उड़ान। इमरान सीरीज। मुसन्निफ इब्ने सफ़ी। फरनाज हॉल में तस्वीरों की बैनुल-अक़वामी नुमाइश हो रही थी। कई मुल्कों के बेशुमार आर्टिस्टों ने इसमें हिस्सा लिया था, लेकिन ये नुमाइश अपनी नौइयत की अनोखी नुमाइश थी। यहाँ सिर्फ परिंदों की तस्वीर रखी गई थी, दुनिया भर के खूबसूरत और बदहियत परिंदे। सिर्फ परिंदों की उड़ानें थीं। यहाँ ऐसी कोई उड़ान नहीं थी कि शायर को दिल थाम कर कहना पड़ता, अपने मरकज़ की तरफ माइले परवाज़ था हुस्न, भूलता ही नहीं आलम तेरी अंगड़ाई का। लिहाजा नुमाइश गाह में जहाँ तिल रखने को जी चाहे, वहाँ तिलों की बोरियां भी रख दीजिए तो किसी को कानो कान खबर ना हो। तजरीदी आर्ट की नुमाइश भी नहीं थी कि लोग आड़ी तिरछी और बेहंगम लकीरों, जावियों और गंजल दायरों में छुपे हुए ये या वो को तलाश करने के लिए टूट पड़ते। बहरहाल यहाँ मुकाबले में हिस्सा लेने वाले आर्टिस्टों की तादाद शायकीन की तादाद से कहीं ज़्यादा थी, और शायकीन में वो काला और तवीलुल कामत आदमी सबकी तवज्जो का मरकज़ बना हुआ था, जो बिल्कुल बच्चों के से अंदाज में हैरत से दांत निकाल निकाल कर एक एक तस्वीर को बगौर देखता फिर रहा था। इसके बाद नज़र ठहरती थी इस खुशनुमा बेवकूफ़ जवान पर, जो उड़ते हुए परिंदों की तस्वीरें देखते वक्त बेख्याली में अपने बाजुओं को कभी डहनों की तरह फैलाने और कभी सकोड़ने लगता था। कभी कभी वो दोनों आपस में गुफ्तगू भी करने लगते। क्रिस्टन इन्हें देर से देख रही थी। दफतन ने इससे सोचा कि क्यों ना इनकी गुफ्तगू भी सुनी जाए। क्रिस्टन स्वीडन से आई थी। परिंदे इसका खास मौजू था। उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल रही होगी। खुश शक्ल और स्मार्ट थी। वो इनके पीछे जाकर खड़ी हुई। इसका अंदाज़ा तो पहले से ही था कि दोनों अंग्रेजी में गुफ्तगू कर रहे हैं। काला आदमी खुला हुआ नेग्रो था और दूसरा जवान मकामी हो सकता था, या फिर तुर्क या ईरानी। नेग्रो इससे कह रहा था, अब ये तस्वीर देखो बॉस। इसकी चोंच देखकर ब्रांडी की बोतल याद आ गई। हाँ, जवान सर हिलाकर बोला। और इसकी दुम पर भी नजर डालो, बिल्कुल लिफाफा मालूम होती है। फिर वो दूसरी तस्वीर देखने के लिए बाईं जानिब खिसके। क्रिस्टन भी इनके साथ ही खिसक गई। दफतन नेग्रो ने गजब हो गया बॉस कहते हुए दोनों हाथों से अपनी आंखें बंद कर ली। क्या हुआ? जवान आदमी बौखलाकर इस तरफ मुतवज्जा हो गया। काला आदमी बुरी तरह कांप रहा था। बॉस, जब तक सुनहरे परों वाली तितली सामने ना हो, मैं आंखें नहीं खोल सकूंगा। हाय तबाही, बर्बादी। क्या बकवास है? जवान ने कहा। खाउंच बबरा, नेग्रो ने कहा। दिमाग तो नहीं चल गया? जवान बोला। बॉस, यकीन करो, खुली हुई तबाही, नेग्रो बोला। ये खाउंच बबरा क्या बला है? जवान बोला। इंतहाई दर्जा मनहूस परिंदा। तुम भी अपनी आंखें बंद कर लो बॉस, नेग्रो ने कहा। कितनी देर के लिए? जवान आदमी ने बड़ी मासूमियत से पूछा। जब तक कि सुनहरे परों वाली तितली आंखों के सामने ना हो, नेग्रो ने कहा। यहाँ तितली? जवान आदमी ने मायूसाना से अंदाज में चारों तरफ देखते हुए कहा। क्रिस्टन इस बात पर चकरा कर रह गई। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या बकवास है। वो तो इसलिए इनके साथ लगी थी कि अपनी बनाई हुई तस्वीर के बारे में इनकी राय सुन सके। इसका ख्याल था कि सीधे साधे लोग फन के बड़े अच्छे नक्काद होते हैं, लेकिन ये बकवास। बिलाशुबा वो अफ्रीका ही का एक परिंदा था। खुद इसी ने वो तस्वीर बनाई थी, लेकिन इसके लिए ये नाम घाउंच बबरा बिल्कुल नया था। फिर से ये सोचा कि ये आदमी अफ्रीकी ही है। मुमकिन है वहाँ की मकामी या कबायली ज़बान में वो घाउंच बबरा ही कहलाता हो। लेकिन आखिर इस पर इतनी बदहवासी क्यों? वो अपने बॉस से कह रहा था कि वो भी अपनी आंखें बंद कर ले। जोसेफ, दफतन जवान आदमी ने नेग्रो के शाने पर हाथ मारकर कहा। गधे, अगर मैं आंखें बंद कर लूं तो फिर हम घर कैसे पहुंचेंगे? सुनहरी तितली बॉस, इसके अलावा और कोई चारा नहीं। तुम नहीं जानते कि घाउंच बबरा मौत का कासिद है, अपने साथ आसमान से बरसने वाला तीर लाता है, निग्रो बोला। ओह अहमक, ये तो तस्वीर है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बॉस, निग्रो बोला। अच्छा, तो फिर मैं तुझे यहीं छोड़कर वापस जा रहा हूँ। अंधेरे में ही तलाश करूंगा कोई सुनहरी तितली, जवान आदमी ने कहा। नहीं बॉस, मुझे यहाँ इस तरह ना छोड़ो, मुझे साथ ले चलो। कल सुबह तितली तलाश कर लेना, निग्रो ने कहा। अच्छा तो चल, लेकिन मेरा दावा है कि तू इस तरह नकासी के दरवाजे तक भी ना पहुंच सकेगा, जवान बोला। मेरा बाजू पकड़ लो बॉस, निग्रो ने कहा। हरगिज नहीं, घाउंच बबरा मेरे मुल्क का परिंदा नहीं है, तुम्हारे मुल्क का है। तुम ही भुगतो, जवान बोला। लेकिन मैं तो वफादार हूँ बॉस,
काला आदमी कर रहा। इस वफादारी के सिले में सुबह को सुनहरी तितली तलाश कर दूंगा। इस वक्त तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, जवान आदमी ने कहा। दफरन क्रिस्टन आगे बढ़कर बोली, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? मदद? जवान हिकलाया। वो पहले से भी ज्यादा बेवकूफ लगने लगा था। क्या सुनहरी तितली की तस्वीर से काम चल जाएगा? क्रिस्टन बोली। जवान ने काले आदमी के शाने पर हाथ मारकर क्रिस्टन का सवाल दोहराया। चल जाएगा, तस्वीर से भी काम चल जाएगा बॉस। काले आदमी की आवाज में मुसरत की लहरें थीं। कुछ देर ठहरना पड़ेगा, फिर मैं आप लोगों को अपनी कैमगाह पर ले चलूंगी, क्रिस्टन बोली। यहाँ कोई तस्वीर नहीं है? जवान ने पूछा। यहाँ सिर्फ परिंदों की तस्वीर हैं, वो दिलावेज सी मुस्कुराहट के साथ बोली। क्या तितली चौपाया है? जवान ने मुतहय्यराना अंदाज में पलकें झपकाईं। लेकिन फिर भी वो परिंदों की सफ में नहीं आती, क्रिस्टन ने कहा। यह आप लोगों की जबरदस्ती है, वो बेचारी उड़ती ही है। बॉस, झगड़ा ना करो, वरना ये अपने साथ नहीं लेकर जाएगी, काले आदमी ने घिघिया कर कहा। तू चुप रह, ये किलमी मुबाहिसा है, जवान ने कहा, और क्रिस्टन हंस पड़ी। हाँ, तो साबित कीजिए कि तितली परिंदा नहीं है, जवान जिद्दी बच्चों के से अंदाज में बोला। बहुत मुश्किल है ये साबित करना, क्रिस्टन बात टालने की कोशिश करने लगी। तो फिर ये नुमाइश ही गलत है, क्रिस्टन हंसती रही। और मैं किसी गलत जगह ठहरने का कायल नहीं हूँ, मैं जा रहा हूँ, जवान आदमी ने कहा। बॉस, रहम करो मुझ पर, तन्हा छोड़कर ना जाओ, नीग्रो बोला। ये तुम्हें अपने घर ले जाएगी, वादा कर चुकी है, लिहाजा मेरी मौजूदगी गैर जरूरी है, जवान ने कहा। बॉस, खुदा के लिए, काला आदमी रूहानसा हो गया। नौजवान अहमकाना अंदाज में हंसकर बोला। ये जितना घाउंच बबरा किस्म की चीजों से डरता है, इतना ही औरत से भी डरता है, जवान ने कहा। बॉस, ना जाओ, नीग्रो बोला। आप लोग अजीब हैं, क्रिस्टन बदस्तूर हंसती हुई बोली। आंखों पर से हाथ हटा, जवान ने काले आदमी के शाने पर हाथ मारकर कहा। मुझे माफ कर दो बॉस, नीग्रो ने कहा। मैं कहता हूँ तमाशा ना बन, हाथ हटा ले, आंखें बंद रख, जवान ने कहा। मैं जल्द ही चल सकूंगी, मेरा नाम क्रिस्टन है, आप इधर चलकर लाउंज पर बैठे, क्रिस्टन बोली। मैं अली इमरान हूँ, और ये नालायक जोसेफ। ये अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। इसने जोसेफ का बाजू पकड़ा और बौखलाए हुए अंदाज में इसे घसीटता हुआ लाउंज की तरफ बढ़ने लगा। लाउंज खासा आबाद था, हॉल की मुनासिबत से यहाँ ज्यादा ही भीड़ थी। खाल खाल ही कुर्सियाँ खाली नजर आ रही थीं। इमरान ने 2 कुर्सियाँ मुंतखब की और एक पर जोसेफ को बिठाया और बड़बड़ाया। अबे, जब आंखें ही नहीं हैं तो क्या नुमाइश सूंघने आया है? जोसेफ कुछ ना बोला, आंखें बंद किए हुए कुर्सी की पुष्ट से टिक कर रह गया। औरतों, बच्चों और मर्दों के मिले जुले शोर से लाउंज गूंज रहा था। कुछ लोग तस्वीर के बारे में बहस मुबाहिसा कर रहे थे। इनके करीब ही एक 3 साला साहबजादे वालदा मोहतरमा की गोद में बैठे इनकी थोड़ी को हाथ लगा लगा कर गा रहे थे। जाने मन इतना बता दो, मोहब्बत 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 है क्या? टीपू, जो बैठो, वो इसे झिड़क कर बोली, और फिर अपने साथ वाली खातून से गुफ्तगू करने लगी। बॉस, मैं क्या करूं? जोसेफ कर रहा। अब क्या बताऊं, तू आंखें नहीं खोल सकता, वरना मैं तुझे आने वाली नस्ल का टीपू दिखाता, जवान आदमी ने कहा। खातून ने पलटकर इसे गुस्सीली नजरों से देखा और बेचारे टीपू को झिंझोड़ कर गोद से उतार दिया। इसके बाद वो फिर साथी खातून की तरफ मुड़ गई। बच्चा खड़ा बसोरता रहा। इमरान ने जेब से च्युइंगम का पैकेट निकालकर उसे दिखाया। सुकड़े हुए होंठों पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। चंदला में तिरछी तिरछी नजरों से च्युइंगम के पैकेट और इमरान को देखता रहा, फिर खिंचा चला आया। शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे हो, खुदा उम्र में बरकत दे, इमरान उसे पैकेट देकर पीठ थपकता हुआ बोला। वो खातून अचानक खामोश हो गई, लेकिन मुड़कर इमरान की तरफ देखा नहीं। ऐसा मालूम होता था जैसे वो इमरान पर टूट पड़ने के लिए किसी मुनासिब से मौके की मुंतजिर हों। लेकिन इमरान सिर्फ टीपू मियाँ की कमर थपकता रहा और वो खुद च्युइंगम का पैकेट फाड़ते रहे। फिर वो मोहतरमा अपनी साथी समेत उठ गई और इमरान की तरफ देखे बगैर टीपू का हाथ पकड़ा और घसीटती हुई लाउंज से चली गई। इमरान ठंडी सांस लेकर जोसेफ की तरफ देखने लगा। बॉस, ये बात समझ में नहीं आती कि तुम यहाँ आए ही क्यों थे? जोसेफ कुछ देर कर बात कर रहा कर बोला। अबे वाह, ये भी कोई बात हुई, फनून लतीफ़ा से महजूज होने का हक मुझे भी हासिल है ना, इमरान ने कहा। मैंने तुम्हें कभी इस तरह वक्त बर्बाद करते नहीं देखा बॉस, जोसेफ बोला। अभी तूने देखा ही क्या है, जुमा जुमा 8 दिन की पैदाइश हो, इमरान ने कहा। अगर मुझे किसी बात पर सजा ही देना मकसूद हुआ करे तो घर पर दे दिया करो। अब यहाँ मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, जोसेफ ने कहा। बस खामोश रह,
तूने मेरा मूड चौपट कर दिया। अगर ज़्यादा बोर करेगा तो उठकर चल दूंगा। हाँ, इमरान बोला। इतने में क्रिस्टन वापस आ गई। हाँ, अब चलिए आप लोग, इसने कहा। वो हॉल से बाहर आए। इन दिनों इमरान के पास फ़िएट 1100 थी। क्रिस्टन गालिबन टैक्सी के बारे में सोच रही थी। लेकिन जब इमरान ने इसके लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोला तो खुश होकर बोली, ये तो बहुत अच्छा हुआ। मुझे अक्सर टैक्सी हासिल करने में बड़ी दुश्वारी होती है, क्रिस्टन ने कहा। इसे पिछली सीट पर बिठाने के बाद इमरान ने जोसेफ को अगली सीट पर बिठाते हुए कहा, मरदूद, आंखें बंद किए सो ना जाना। क्रिस्टन सोच रही थी अजीब लोग हैं। इसे तवक्का थी कि काले आदमी को पिछली सीट पर बिठाएगा और अगली सीट का दरवाज़ा इसके लिए खोलेगा। कहाँ चलना है? इमरान ने मुड़े बगैर इससे पूछा। ग्रैंड होटल, क्रिस्टन बोली। कार हरकत में आ गई। पता नहीं क्यों क्रिस्टन की ख्वाहिश थी कि वो बोलती रही। क्या आप लोग खुद भी पेंटर हैं? इसने ऊंची आवाज़ में पूछा। नहीं मादाम, जोसेफ कर रहा। क्या आप मुझे इस परिंदे के बारे में वजाहत से बताएंगे? क्रिस्टन ने पूछा। मादाम, आपने इस मनहूस परिंदे को कहाँ देखा था? जोसेफ ने कहा। अपने यहाँ के चिड़ियाघर में, क्रिस्टन बोली। वो चिड़ियाघर अब तक यकीनन तबाह हो चुका होगा, जोसेफ बोला। ऐसी कोई बात नहीं हुई, क्रिस्टन बोली। तो अब हो जाएगा मादाम। गाँव बबरा तबाही का नकीब है, जोसेफ ने कहा। वो हंस पड़ी और जोसेफ बड़बड़ाया। तरक्की याफ्ता लोग इन बातों को मज़ाक का खेज समझते हैं, लेकिन कभी ना कभी इनकी आंखें खुली जाती हैं। ओह, माफ़ करना अगर तुम्हारी जज्बात को ठेस लगी हो, क्रिस्टन ने कहा। कोई बात नहीं मादाम, जोसेफ गुलूगीर आवाज़ में बोला। फिर क्रिस्टन खामोश हो गई। पता नहीं क्यों अब वो सोच रही थी कि इससे हिमाकत सरजद हुई है। न जाने ये दोनों कौन हैं और इससे किस तरह पेश आएंगे। इस मुल्क में कदम रखे अभी एक ही हफ्ता हुआ है। पता नहीं यहाँ के लोग हकीकतन कैसे हों। कुछ देर बाद ग्रैंड होटल के कंपाउंड में दाखिल हुई। इसे ले जाइए, इमरान ने क्रिस्टन के लिए पिछली सीट का दरवाज़ा खोलते हुए कहा। और आप? वो नीचे उतरती हुई बोली। मैं घावंच बबरा की बीमारी में मुब्तला नहीं हूँ, इमरान ने कहा। लेकिन ये तो आंखें नहीं खोलते और मैं इनका बाजू पकड़कर नहीं ले जा सकती, क्रिस्टन बोली। इमरान ने अगली सीट का दरवाज़ा खोलकर जोसेफ को नीचे खींच लिया और दांत पीस कर बोला, चल, सारी ज़िंदगी मेरे लिए मुसीबत बना रहेगा। तेरे वालिदैन तो कहीं ऐश कर रहे होंगे, इमरान ने कहा। वालिदैन का नाम ना लो बॉस। आंखें खुली होती तो रो कर ही जी का बार हल्का कर लेता, जोसेफ हाँफता हुआ बोला। चल, इमरान ने उसे धक्का दिया और इसका बाजू पकड़कर चलता रहा। इत्तेफाक से लिफ्ट में इन तीनों के अलावा और कोई नहीं था, वरना वो भी इन्हें आंखें फाड़ कर देखता। दूसरी मंजिल के 11वें कमरे के सामने रुककर क्रिस्टन ने दरवाजे के कुफल में कुंजी घुमाई। दरवाज़ा खोलकर अंदर गई और कमरे में रोशनी करने के बाद इन दोनों से अंदर आने को कहा। ये 3 छोटे छोटे कमरों का सेट था। आप लोग बैठिए, मैं अपना एल्बम लाती हूँ, और इस वक्त पीने के लिए गरम गरम कॉफ़ी ही मुनासिब रहेगी, क्रिस्टन बोली। इमरान ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला था, लेकिन वो इसकी बात सुनने के लिए रुकी नहीं और इमरान इस तरह मुंह चलाने लगा जैसे हकीकतन कुछ कहने का इरादा ना रहा हो। क्रिस्टन के चले जाने के बाद इसे जोसेफ को झिंझोड़ कर कहा, देखा तूने, अब तेरी वजह से कॉफ़ी भी पीनी पड़ेगी, सूरत हलाम। अब मैं खुदकुशी कर लूँगा बॉस, जोसेफ बोला। यहाँ नहीं, इमरान ने कहा। इतने में क्रिस्टन वापस आ गई, लेकिन इसके चेहरे पर बदहवासी के आसार थे। वो बहुत बुरी तरह कांप रही थी। क्या आप कुछ परेशान हैं? इमरान ने उठकर बौखलाए हुए अंदाज में कहा, लेकिन वो इसे जवाब देने की बजाय सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। आंखें फैली हुई थीं और वो इस तरह हाँफ रही थी जैसे मीलों से दूर दौड़ती हुई आ रही हो। क्या आपकी तबीयत खराब है? इमरान ने फिर पूछा। इसे इस तरह आंखें फाड़ कर देखा और धम से कुर्सी की पुश्त से जा लगी। आंखें बंद हो गईं। इमरान उसे गौर से देखता रहा, फिर ठंडी सांस लेकर बोला, हो गया कुछ, घावंच बबरा। क्या बात है बॉस? जोसेफ ने भर्राई हुई आवाज में पूछा। तू बस चुप ही रह, वरना गला घोंट दूंगा, इमरान ने कहा। तो मुझे भी बताओ ना, मैं कब तक आंखें बंद किए बैठा रहूंगा, जोसेफ ने कहा। इमरान इसकी तरफ ध्यान दिए बगैर क्रिस्टन की तरफ बढ़ा। इसकी आंखें बदस्तूर बंद थीं और सांसें अब मामूल पर आती जा रही थीं। क्या हम लोग वापस जाएं? इमरान ने इसके करीब पहुंचकर पूछा, लेकिन जवाब नहीं मिला। शाना पकड़कर हिलाया मगर आंखें ना खुलीं। मुझे बताओ बॉस, क्या बात है? जोसेफ ने कहा। ये बेहोश हो गई है, इमरान ने कहा। खुदा गारत करे, देखा तुमने बॉस, अब मेरा मजाका ना उड़ाना, जोसेफ ने कहा। लेकिन तुम्हारी आंखें कैसे खुलेंगी? इसके हाथ में एल्बम नहीं है, इमरान बोला। ये तो बहुत बुरा हुआ बॉस। खैर, अब तो मुझे वापस ले चलो, सुबह ही आंखें खोलूंगा, जोसेफ ने कहा। खामोश बैठो,
इमरान एक और इस दरवाजे से देखने लगा जिससे वो आई थी। एक बार फिर इसे हिलाने चुलाने के बाद वो दरवाजे की जानिब बढ़ा। ये भी एक छोटा सा कमरा था, बेडरूम कहना चाहिए। यहाँ एक बिस्तर और एक छोटी सी मेज के अलावा कुछ भी नहीं था। बाएं जानिब भी एक दरवाज़ा नजर आया, वो भी खुला हुआ था, रोशन भी था। जैसे ही इमरान ने तीसरे कमरे में कदम रखा, इसे दरवाजे के करीब ही रुक जाना पड़ा। वहाँ एक लाश थी। एक आदमी फर्श पर औंधा पड़ा था और इसकी पुष्ट में एक खंजर दस्ते तक बेबस था। किसी ने ऐसी जगह ताक कर वार किया था कि यकीनी तौर पर दिल को छेद गया होगा। दो सूटकेस खुले पड़े थे और इनकी चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई थीं। कपड़े, कागजात, किताबें और मुजल्लद कापियाँ। इमरान चंद लम्हे साकित खड़ा रहा, फिर लाश की तरफ तवज्जो दिए बगैर मुजल्लद कापियाँ उलटने पुलटने लगा और फिर शायद वो एल्बम इसके हाथ में आ गया जिसका तज़किरा क्रिस्टन ने किया था। बड़ी तेज़ी से इसके वर्क उलटता रहा और बिलाखिर सुनहरी तितली की तस्वीर भी मिल ही गई। वो फिर इसी कमरे की तरफ पलट आया जहाँ क्रिस्टन और जोसेफ को छोड़ आया था। इसे जिस तरह छोड़ा था वैसे ही मिली। जोसेफ आंखें बंद किए कुर्सी पर तना बैठा था। तितली वाला सफाई इसके चेहरे के करीब लाकर इमरान आहिस्ता से बोला, खोल दे आंखें। जोसेफ के होंठों पर कपकपाती हुई मुस्कुराहट नमूदार हुई और इसने आंखें खोल दी। तितली पर नजर पड़ते ही बाँछें खिल गईं। बस खामोश बैठा रहे, मैं अभी आया, इमरान ने कहा और फिर इस कमरे की तरफ झपटा जहाँ पर लाश पड़ी देखी थी। जेब से रुमाल निकालकर एल्बम के कवर की सफाई की और फिर इसे वहीं डालकर वापस चला आया। जोसेफ हैरत से आंखें फाड़े क्रिस्टन को घूरे जा रहा था, जिसकी हालत में अब भी कोई तब्दीली नहीं हुई थी। इसे क्या हुआ है बॉस? इसने भराई हुई आवाज में पूछा। घाउंच बबरा, इमरान बोला। अब नाम ना लो इस मनहूस का, जोसेफ ने कहा। उठो। जोसेफ ने कुर्सी छोड़ दी। इमरान ने कुर्सी के हत्थे साफ किए और इसकी भी सफाई की जिस पर खुद बैठा था। जोसेफ इसे हैरत से देखता रहा लेकिन कुछ बोला नहीं। फिर इमरान ने इसे दरवाजे की तरफ धकेला। बॉस, वो बेचारी, जोसेफ ने कहना चाहा। खामोशी से निकल चलो, इमरान बोला। वो राहदारी में आए। इमरान दरवाजे के दोनों हैंडल साफ करना नहीं भूला था। कुछ देर बाद इनकी गाड़ी एक पब्लिक फोन बूथ के करीब रुकी। इमरान जोसेफ को गाड़ी ही में छोड़कर उतर गया। फोन पर सफदर के नंबर डायल किए। वो दूसरी तरफ मौजूद था। इमरान ने एक्सट्रू की आवाज़ में कहा, सफदर, ग्रैंड होटल की दूसरी मंजिल के 11वें कमरे में स्वीडन की एक आर्टिस्ट क्रिस्टन रहती है। आज जब वो फरनाज हॉल से अपने कमरे में वापस आई तो इसे वहाँ एक लाश मिली। लाश देखते ही वो बेहोश हो गई है। कमरे में इसके अलावा इस वक्त और कोई नहीं है। तुम्हें सबसे पहले पुलिस को मुत्तला करना है और इस केस पर पूरी तरह नज़र रखनी है, इमरान बोल रहा था। बहुत बेहतर जनाब, दूसरी तरफ से आवाज़ आई। हरी अप, कहकर इमरान ने सिलसिला मुनक़ता कर दिया। फिर जब वो कार स्टार्ट कर रहा था, जोसेफ ने कहा, शायद मेरा दिमाग चल गया। क्यों? क्या अंधेरे में कुछ देखा है? इमरान ने कहा। नहीं बॉस, वो बेचारी, जोसेफ ने कहा। अबे औरतों का हमदर्द कब से हो गया है? इमरान बोला। एक नेक औरत ने मुझसे भी तो हमदर्दी की थी, जोसेफ ने कहा। तो मैंने कब इसका गला घोंटा है? इमरान बोला। वो बेहोश क्यों हो गई थी बॉस? जोसेफ ने कहा। घाउंच बबरा, और देख, अब किसी के सामने ये नाम तेरी जबान से ना निकलने पाए, इमरान ने कहा। मैं क्यों नाम लेने लगा? तुम भी बार बार ना दोहराओ, जोसेफ बोला। और उस हमदर्द औरत को भी भुला दो, इमरान ने कहा। क्या मर गई थी बॉस? जोसेफ ने कहा। मैं कहता हूँ अब इसका तस्करा बंद, इमरान बोला। ओके बॉस, अब नाम नहीं लूंगा। लेकिन बॉस, मैं कहना भूल गया था कि मेरा नशा उखड़ रहा है, जोसेफ बोला। घर चलकर जमा दूंगा, इमरान ने कहा। अच्छा बॉस, इसने भाड़ सा मुंह खोलकर जमा ही ली। कार तेजी से सड़कें तय कर रही थी। कुछ देर बाद जोसेफ ने फिर जमा ही ली और बोला, घर कब आएगा बॉस? अल्लाह मालिक है, इमरान बोला। मेरी रगें टूट रही हैं बॉस, जोसेफ ने कहा। इन टूटी हुई रगों से एक रस्सी बटो और इसका फंदा अपने गले में डाल लो। टांगे मैं खींच दूंगा, इमरान ने कहा। जोसेफ फोन भेजकर खिड़की से बाहर देखने लगा। इमरान यूं ही बिला मकसद गाड़ी नहीं दौड़ाता फिर रहा था। इसने महसूस किया था कि इसका ताकुब किया जा रहा है। ग्रैंड होटल से रवानगी के वक्त इसने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन जब वो पब्लिक टेलीफोन बूथ से निकलकर दोबारा गाड़ी में बैठ रहा था, इसने करीब ही गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज़ सुनी थी। इसने 13th स्ट्रीट में अपनी गाड़ी मोड़ दी। अभी तक इस नहुसत से छुटकारा नहीं हुआ, जोसेफ कर रहा। इमरान को नुमा आईने में पिछली गाड़ी की रोशनियां देख रहा था। 13th स्ट्रीट में भी इसके महकमे की एक कार मौजूद थी और वो वहीं रुककर ताकुब करने वालों के बारे में अंदाज़ा करना चाहता था। इसने गाड़ी एक जगह पर रोकी और नीचे उतरकर इसका बोनट उठाने लगा। दूसरी गाड़ी करीब से गुजरकर आगे बढ़ती चली गई।
क्या चक्कर है बॉस? जोसेफ भराई हुई आवाज में बोला। इमरान कुछ ना बोला। इसे महसूस किया कि अगले मोड़ पर जाकर वो गाड़ी भी रुकी है। इसे बोनट गिराकर दोबारा स्टीयरिंग संभाला और गाड़ी को आहिस्ता आहिस्ता बैक करता हुआ एक गली तक लाया। इस गली से अंदर ही अंदर वो अगले मोड़ तक पहुंच सकता था, जहां इसके अंदाजे के मुताबिक ताकुब करने वाली गाड़ी पार्क की गई थी। लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो दूर दूर तक किसी गाड़ी का पता नहीं था। हम क्या करते फिर रहे हैं बॉस? जोसेफ ने फिर जमाही लेकर पूछा। कुछ नहीं, शायद अब घर ही चलेंगे, इमरान बड़बड़ाया। इसने ताकुब करने वाली गाड़ी के नंबर जहन नशीन कर लिए थे। दूसरी सुबह जोसेफ जगाए जाने पर ही उठा था। क्या है? वो सुलेमान को फाड़ खाने दौड़ा। बाबा बैठे हैं तुम्हारे डाइनिंग रूम में। क्या बकता? जोसेफ बोला। चलकर देख लो, सुलेमान ने कहा। मैं नहीं जानता। कौन? हाय बोलो। कैप्टन फयाज, सुलेमान ने कहा। बॉस कहाँ है? जोसेफ ने पूछा। बॉस को तो डिक्शनरी में तलाश कर रहा है, सुलेमान ने कहा। जोसेफ इंगड़ाइयाँ और जमाइयाँ लेता हुआ उठ बैठा। फिर ड्राइंग रूम तक पहुंचने में इसे 10 मिनट लगे और इस वक्फे में इसने सिर्फ 2 काम किए थे। मुंह पर छींटे दिए थे और खाली पेट ठर्रे का पूरा गिलास चढ़ा गया था। फयाज को इसने फौजी अंदाज में सलाम किया। बैठ जाओ। फयाज ने इसे नरम लहजे में मुखातिब करके सामने वाली कुर्सी की तरफ इशारा किया। जोसेफ ने बड़े सादतमंदाना अंदाज में तामील की। इमरान कहाँ है? फयाज ने पूछा। पता नहीं जनाब, वो मुझे अपने बारे में कुछ नहीं बताते, जोसेफ ने कहा। पिछली रात मैंने तुम दोनों को परिंदों की नुमाइश में देखा था, फयाज ने कहा। मैंने अपनी उम्र में इतनी अच्छी नुमाइश नहीं देखी जनाब, जोसेफ ने कहा। लेकिन तुमने अपनी आंखें क्यों बंद कर ली थी? फयाज ने पूछा। ओह, अब जोसेफ को होश आया। पिछली रात वो और इमरान एक बेहोश औरत को इसके हाल पर छोड़ आए थे, कहीं कोई चक्कर ना हो। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, फयाज बोला। क्या बात थी जनाब? जोसेफ ने पूछा। तुमने अपनी आंखें क्यों बंद कर ली थी? फयाज बोला। मैं बहुत ज्यादा नशे में था पिछली रात। बॉस ना होते तो मैं पता नहीं कहाँ होता। आप बॉस ही से पूछ लें, जोसेफ ने कहा। तुम कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हो, फयाज बोला। मुझे कुछ याद ही नहीं, मैं क्या छुपाऊंगा, जोसेफ ने कहा। लेकिन तुम परिंदों की नुमाइश में गए थे। मुझे इससे इनकार नहीं, जोसेफ ने कहा। इतना कैसे याद रहा? फयाज बोला। फरनाज हॉल के करीब ही एक बार भी है। बार में बैठे बैठे मुझे ख्याल आया था कि मुझे भी ये नुमाइश देखनी चाहिए, जोसेफ ने कहा। इमरान भी था तुम्हारे साथ? फयाज बोला। और क्या, वही तो पिलवारे थे। खुदा ऐसा मालिक सबको दे। मैं तो इन्हें अपना बाप समझता हूँ। कैप्टन, मैं आपको क्या बताऊँ, जब वो प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरते हैं तो मैं अपनी यतीमी का दुख भूल जाता हूँ। जोसेफ की आवाज़ गलोगीर हो गई और आंखें भर आईं। फयाज इसे कहर आलूद नजरों से देखता रहा। आसमानी बाप के बाद इसी बाप का सहारा है मुझे कैप्टन, जोसेफ ने कहा। ठीक इसी वक्त इमरान कमरे में दाखिल हुआ। हालत बता रही थी कि जैसे कोई लंबा सफर दरपेश रहा हो। आहा, इससे फयाज को देखकर दोनों हाथ फैलाए। इस खुशगवार मौके पर क्या होना चाहिए? फयाज इसे चुपती हुई नजरों से देखता रहा। जोसेफ, तू यहाँ क्या कर रहा है? जाकर नाश्ते के लिए कह दे, इमरान बोला। जी नहीं, जोसेफ की मौजूदगी भी जरूरी है, फयाज ने कहा। सुलेमान, इमरान ने हाँक लगाई और सुलेमान दौड़ा आया। जी साहब, सुलेमान बोला। तू भी बैठ। इमरान ने जोसेफ के बराबर वाली कुर्सी की तरफ इशारा किया। ये क्या शुरू कर दिया तुमने? फयाज गुर्राया। मैं समझा शायद सुलेमान की मौजूदगी भी जरूरी हो, इमरान ने कहा। तुम दोनों मेरे साथ ऑफिस तक चलोगे, फयाज बोला। मुझ में तो इस वक्त गुसल खाने तक जाने की भी ताब नहीं है, इमरान ने कहा। इमरान। यस प्लीज, कैप्टन फयाज, इमरान ने कहा। मैं इस वक्त ड्यूटी पर हूँ, फयाज बोला। हुकूमत का शुक्रगुजार हूँ कि उसने तुम्हारी ड्यूटी गरीब खाने पर लगा दी है। क्यों सुलेमान, वो बच्चे अभी तेरे पीछे तालियां बजाते हैं, इमरान ने कहा। बहुत छेड़ते हैं साहब, कहते हैं वो देखो मिस्टर इमरान का बावर्ची जा रहा है, सुलेमान ने कहा। खैर, अब फिक्र की बात नहीं, हुकूमत ने हमारी फरियाद सुन ली है, इमरान बोला। क्या तुम ये चाहते हो कि कुछ लोग खींचकर तुम्हें जबरदस्ती लेकर जाएं? फयाज नथने फुलाकर बोला। सुलेमान, अब तुम्हारी मौजूदगी जरूरी नहीं, इमरान ने सुलेमान से कहा और वो चुपचाप उठकर चला गया। हाँ, तो जोसेफ की मौजूदगी क्यों जरूरी है जनाब? इमरान ने इसे पूछा। ये पिछली रात तुम दोनों परिंदों की नुमाइश में थे, जोसेफ, फयाज ने कहा। आहा, तो वहां भी आप ड्यूटी पर थे, इमरान बोला। मेरी बात का जवाब दो, फयाज बोला। जी हाँ, हम दोनों वहां थे और जोसेफ को घाव चिबबरा हो गया था, इमरान ने कहा। ओह, तो तुम ही दोनों थे? फयाज की आंखें चमकने लगी। यार,
वही होगी। ऐसी नामाकूल औरत आज तक मेरी नज़र से नहीं गुजरी। क्यों? क्या इसे हमारे खिलाफ कोई बहतान तराशा है? इमरान ने कहा। किस औरत का तस्करा कर रहे हो? फयाज ने कहा। इमरान ने कहानी सुनानी शुरू कर दी और इस मकाम पर पहुंचकर खामोश हो गया जहां से वो ग्रैंड होटल के लिए रवाना हुए थे। खामोश क्यों हो गए? फयाज ने कहा। इस औरत की बेहूदगी याद करके फिर गुस्सा आ रहा है। वो हमें सुनहरी तितली की तस्वीर दिखाने लगी थी। इमरान ने कहा। फिर क्या हुआ? फयाज बोला। बैठ गई एक कुर्सी पर और खराटे लेने लगी। इमरान ने कहा। यहाँ तुम गलत बयानी से काम कर रहे हो। फयाज बोला। खुदा की पनाह, क्या इसने इसके अलावा कुछ बयान दिया है? इमरान। ख्वामख्वाह अपनी गर्दन ना फंसाओ। इस एतराफ़ के बाद कि तुम क्रिस्टन के साथ इसके कमरे में गए थे, किसी तरह ना बच सकोगे? फयाज ने कहा। खुदा की कसम, बिल्कुल बचकर निकल आया था। इमरान ने बड़े भोलपन से कहा। तो गोया तुम्हें एतराफ़ है कि वो तुम्हारी मौजूदगी ही में बेहोश हुई थी? फयाज ने कहा। कैप्टन फयाज, कहीं तुम्हें भी तो घौंच बबरा नहीं हो गया? जोसेफ ने कहा। संजीदगी इख्तियार करो। क्रिस्टन के बयान ने तुम्हें बुरी तरह उलझा दिया है। मेरे महकमे के एक्सपर्ट इंसाइक्लोपीडिया में घाउंच बबरा तलाश कर रहे हैं। फयाज ने कहा। अबे तो। इमरान जोसेफ को घूंसा दिखाकर बोला। तुझसे तो खुदा ही समझे। अगर फयाज के पूरे महकमे को घाउंच बबरा हो गया तो मेरे वालिद साहब का क्या होगा? इमरान ने कहा। अभी तक इन तक बात नहीं पहुंची। फयाज इमरान को घूरता हुआ बोला। मेरे भाई, पहुंचने भी मत देना। मैं इनके बुढ़ापे में घाउंच बबरा की शमूलियत हरगिज पसंद नहीं करूंगा। इमरान ने कहा। अब सीधी तरह बताओ कि तुमने इसके साथ जाने का ड्रामा ये क्यों किया था? फयाज बोला। कैप्टन फयाज, तुम्हें गलत फहमी हुई है। वो मेरे लिए बिल्कुल अजनबी थी और ये पेशकश इसकी थी कि हम इसके साथ जाकर सुनहरी तितली देख सकते हैं। इमरान ने कहा। मैं यकीन नहीं कर सकता। फयाज बोला। तब फिर तुम मुझे इसके पास ले चलो, मैं देखूंगा कि वो क्यों इनकार करती है। क्या तुम इसका बयान सुनाने की जहमत गवारा करोगे? इमरान ने कहा। मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। फयाज घड़ी देखता हुआ बोला। मुझे भी नाश्ता करना है। इमरान ने कहा। तो तुमने लाश नहीं देखी थी? फयाज ने कहा। कहाँ देखता लाश? इमरान बोला। वो 3 कमरों का सूट है, एक कमरे में लाश भी थी। फयाज ने कहा। मैं इस कमरे से आगे नहीं बढ़ा था जहाँ इसे हमें बिठाया था। इमरान ने कहा। और फिर एल्बम लेने अंदर चली गई थी? फयाज ने सवाल किया। मुझे याद नहीं, मैं तो जोसेफ से उलझा हुआ था। मैं चाहता था कि ये किसी तरह इस तोहम के जाल से निकल सके। सुनहरी तितली के बगैर ही इसे आंखें खुलवाना चाहता था। फिर जो मुड़कर देखा तो कुर्सी पर सोती नजर आई। मैंने करीब जाकर इसे आवाज़ें दी। जब वो टस से मस ना हुई तो मैंने इसी में आफियत समझी कि इस वक्त अंधे का बाजू पकड़कर खुद लंगड़ाता हुआ वहां से निकल भागूं। सुन रहा है ये नालायक? इमरान ने कहा और फाड़ खाने वाले अंदाज में जोसेफ को घूरने लगा। फिर से वैसे ही मूड में फयाज को घूर कर पूछा। क्या इसे हम पर किसी किस्म का इल्ज़ाम लगाया है? फयाज ने नफी में सर हिलाकर कहा। इसके बयान के मुताबिक वो तुम्हें सिटिंग रूम में छोड़कर एल्बम लेने अंदर गई थी। तीसरे कमरे में जहां इसका सामान रखा हुआ था इसे एक लाश नजर आई। फयाज ने कहा। फिर क्या हुआ? इमरान ने पूछा। वो सिटिंग रूम में वापस आकर बेहोश हो गई थी। फयाज बोला। किसकी लाश थी? इमरान ने पूछा। ये तो मुझसे ज़्यादा बेहतर जान सकते हो। फयाज ने कहा। वो किस फॉर्मूले के तहत? सुपर फयाज। इमरान बोला। नुमाइशगाह से रवानगी से कबल ही तुम्हें इल्म था कि इसके कमरे में एक लाश पड़ी है। फयाज ने कहा। ये फॉर्मूला नहीं है कैप्टन, इसे मफरूज़ा कहते हैं। इमरान बोला। फयाज कुछ कहने वाला था कि इमरान ने हाँक लगाई। सुलेमान, नाश्ता। ज़रूर नाश्ता करो, लेकिन मैं तुम्हें साथ लेकर ही जाऊंगा। फयाज ने कहा। दोपहर के लिए क्या पकवाया है घर पर? आजकल झींगा पुलाव मेरी मरगूब तरीन गिज़ा है। इमरान ने बड़े खुलूस भरे लहजे में कहा। किए जाओ बकवास। फयाज बुरा सा मुंह बनाकर बोला और जोसेफ की तरफ देखने लगा। जोसेफ की नज़र सामने वाली दीवार पर जमी हुई थी। कुर्सी पर तन्हा बैठा था, दोनों हाथ जानों पर थे। ये घाउंच बबरा क्या होता है जोसेफ? फयाज ने इसे मुखातिब किया। अगर मेरी जबान से कुछ निकल गया तो मजीद तबाही फैलेगी। जोसेफ ने इसी तरह सामने देखते हुए कहा। नाश्ते से पहले अगर किसी किस्म की तबाही फैली तो फिर मैं तेरा सर उड़ा दूंगा। इमरान ने इसे घूंसा दिखाकर कहा। सुलेमान मेज पर नाश्ता लगा रहा था। ओ मरदूद, इस काब में क्या है? इमरान ने इसकी तरफ मुड़कर कहा। मटन खिचड़ी और घितियाँ की तली हुई काशें। सुलेमान ने कहा। नाश्ते में? इमरान ने हैरत से आंखें फाड़ दी। जी नहीं, पहले आप पिछली रात का खाना खाएंगे, फिर नाश्ता करेंगे। सुलेमान ने कहा। अच्छा अच्छा, हाँ, शायद मैं पिछली रात का खाना गोल कर गया था। सुलेमान, तू मेरा बड़ा ख्याल रखता है। इमरान ने कहा। ख्याल ना रखूं तो खुद मुझे ठहरना पड़ेगा।
इमरान ने कहा, जो सुलेमान ने कहा। और तू खुद नहीं खाता, मुझे खिला देता है। खुदा तुझे इसका नेक अजर देगा, इमरान ने कहा। और अगर आज आपने रुपए ना दिए तो रात के खाने पर नॉन नमक सेलिब्रेशन के लिए तैयार रहिएगा, सुलेमान ने कहा। आर्टिस्टिक, इमरान खुश होकर बोला और अपनी कुर्सी मेज के करीब घसीट लाया। इससे जोसेफ को इशारा किया था कि वो वहां से उठ जाए। जोसेफ चला गया, लेकिन सुलेमान मेज के करीब ही खड़ा रहा। फयाज ने इसे घूरते हुए कहा, तुम भी जाओ, जब जरूरत होगी बुला लिया जाएगा। साहब, मेरे लिए हुक्म है कि इन्हें खाते पीते देखकर खड़ा खुश हुआ करो, सुलेमान ने कहा। जाओ, फयाज गुर्राया और इमरान सर हिलाकर बोला, जाओ जाओ, आज ये खुश होना चाहते हैं। सुलेमान चला गया। तुम बिल्कुल जानवरों की तरह जिंदगी बसर कर रहे हो, फयाज बुरा सा मुंह बनाकर बोला। बसर कर रहा हूँ ना, कुछ लोग तो किसी तरह भी बसर नहीं कर पाते। मैं भी तंग आ गया हूँ, सोच रहा हूँ कि फिर लंदन जाकर कास्ट अकाउंटेंसी का कोर्स कर लूँ। वापसी पर सरसों पेलने की मशीन लगा लूंगा, इमरान ने कहा। क्यों, क्या आजकल मुजरिमों को ब्लैकमेल नहीं कर पाते, फयाज ने कहा। कहाँ भाई, इस प्रैक्टिस में भी अब कुछ नहीं रखा। जिसे धमकाओ वही किसी बड़े आदमी का साला या दामाद निकलता है। अब नहीं चलेगी, इमरान ने कहा। क्रिस्टन का ख्याल है कि तुम लोगों ने इसे अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए घाव चिबबरा का चक्कर चलाया था, फयाज ने कहा। इमरान ने ऐसा मुंह बनाया जैसे हलक में नवाला अटक गया हो। यार, नाश्ता करने दो चैन से, पिछली रात से नाक में दम है। इस वक्त तो तुम ही मुझे घाव चिबबरा मालूम हो रहे हो, वो कुछ देर बाद बोला। मकतूल एक सफारत खाने का फर्स्ट सेक्रेटरी था, फयाज ने कहा। कौन सा मकतूल, इमरान ने पूछा। जिसकी लाश क्रिस्टन के कमरे में पाई गई है, फयाज ने कहा। क्या क्रिस्टन ने खुद रिपोर्ट की थी? नहीं, हमने इसे कमरे में बेहोश ही पाया था, फयाज बोला। तुम्हें किसने इत्तला दी थी? ग्रैंड होटल के हाउस डिटेक्टिव ने, फयाज बोला। इसे कैसे मालूम हुआ था? किसी ने इसे फोन पर कहा था कि दूसरी मंजिल के 11वें कमरे में कत्ल हो गया है, फयाज बोला। और तुम्हारे ख्याल के मुताबिक? मैंने इससे कहा होगा, इमरान ने कहा। नहीं, इस ख्याल के मुताबिक वो गैर मुल्की था, फयाज बोला। इमरान ने तवील सांस ली और काफी उंडेलने लगा। फिर तुम मुझसे क्या चाहते हो, इमरान बोला। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा नाम आने पाए, लेकिन इससे तुम दोनों के नाम याद रखे थे, फयाज बोला। अब यहाँ थोड़ी सी अकल इस्तेमाल करो। बात अगर घपले की होती तो हमने अपने सही नाम इसे क्यों बताते, इमरान बोला। फयाज किसी सोच में पड़ गया। फिर कुछ देर बाद तवील सांस लेकर बोला, तुम अपना बचाव किस तरह कर सकोगे? मेरे बयान में तब्दीली नहीं होगी और तुम मेरे बचाव की फिक्र ना करो, इमरान ने कहा। मेरा ख्याल है कि तुम रुपोश हो जाओ, फयाज बोला। भला क्यों सुपर फयाज, इमरान ने कहा। छुपकर तुम बेहतर तौर पर काम कर सकोगे, फयाज ने कहा। तुमने शायद गौर से नहीं सुना। क्या आज रात सुलेमान सिर्फ नॉन नमक पेश कर सकेगा? क्या कहना चाहते हो, फयाज बोला। यही कि छुपकर कुछ करने की बजाय धंधे की फिक्र करूंगा, इमरान ने कहा। मेरी बात समझने की कोशिश करो। क्रिस्टन के बयान के मुताबिक तुम शुबे में धरे जा सकते हो, फयाज ने कहा। नान नमक की फिक्र से निजात मिलेगी, ए कानून के मुहाफिज। जल्दी से मेरे रिस्क का जरिया बन जा, खुदा तेरी भी सुनेगा, इमरान ने कहा। मैं कह रहा हूँ कि संजीदगी से गौर करो इस मसले पर, फयाज ने कहा। बैक वक्त दो काम नहीं कर सकता, फिलहाल मुझे नाश्ता कर लेने दो, इमरान ने कहा। फयाज सिगरेट सुलगाने लगा। इमरान नाश्ते से फारिग होकर आराम कुर्सी पर जा लेटा। दफतन फयाज ने कहना शुरू कर दिया। क्रिस्टन का अपना सामान चारों तरफ बिखरा हुआ मिला है। दोनों सूटकेस खुले पड़े थे, एक एक चीज निकालकर फेंक दी गई थी, फयाज बोल रहा था। इमरान कुछ ना बोला। अरे तुम ऊँघ रहे हो, फयाज झिंझिलाकर बोला। इमरान चौंका सीधा होकर बैठा और बुखलाए हुए अंदाज में बोला, क्या बात है? अगर तुम नहीं सुनना चाहते तो जहन्नम में जाओ, फयाज उठता हुआ बोला। कुछ देर बाद मुतालिका थाने का कोई ऑफिसर तुम्हें यहाँ से ले जाएगा। तुम शायद क्रिस्टन के सूटकेसों की बात कर रहे थे। क्या कोई चीज भी चोरी हो गई है, इमरान ने पूछा। सिर्फ एक स्केच बुक, इसकी दानिश में वो बहुत कीमती थी, फयाज ने कहा। स्केच बुक की क्या कीमत हो सकती है, इमरान ने पूछा। अपनी नौयत के एतबार से वो कीमती थी। इसे दरअसल ऑटोग्राफ स्केच बुक कहा जा सकता है, फयाज ने कहा। मैं समझा नहीं, इमरान ने पूछा। दुनिया के बड़े बड़े आर्टिस्टों के बनाए हुए दस्तखत शुदा खाके इसमें मौजूद थे, फयाज ने कहा। ओह, इमरान ने सीटी बजाने के से अंदाज में होंठ से कोड़े और किसी सोच में गुम हो गया। फयाज इसे ऐसी नजरों से देख रहा था जैसे किसी शोबदे का मुंतजिर हो, लेकिन इमरान ने फिर ऊँघना शुरू कर दिया। फयाज ने इसे आवाज दी और वो आंखें खोलकर किसी मासूम बच्चे की तरह मुस्कुराया। अब मैं तुमसे आखिरी सवाल करना चाहता हूँ।
फयाज आंखें निकालकर बोला, पिछले ही सवाल को आखिरी समझकर मैं ऊँगने लगा था, बकौल शेख सिद्धू। फयाज ने इसे जुमला पूरा ना करने दिया। आखिरी सवाल, इसी पर आइंदा हालात का इन्हिसार होगा। क्या तुम किसी चक्कर में वहां गए थे? फयाज ने पूछा। तकदीर का चक्कर सुपर फयाज, लेकिन मैं कहाँ किस चक्कर में आ गया था? इमरान बोला। तस्वीरों की नुमाइश में, फयाज ने कहा। यकीनन वो तकदीर ही का चक्कर था, लेकिन तुम इसके पीछे क्यों पड़ गए हो? इमरान ने कहा। तुमने मुझे बड़ी दुश्वारी में डाल दिया है, फयाज बोला। सुपर फयाज, तुम कुछ फिक्रमंद लग रहे हो, इमरान बोला। तुम अगर किसी चक्कर में थे तो तुम्हें इसको अपना नाम ना बताना चाहिए था, फयाज ने कहा। मैं कब कहता हूँ कि मैं किसी चक्कर में था? यकीन करो जोसेफ की शामत मुझे वहां ले गई थी, इमरान ने कहा। यानी जोसेफ तुम्हें वहां लेकर गया था? हाँ, कतई। कहने लगा कि शायद मुझे अपने देश का कोई परिंदा नजर आ जाए। दरअसल इस वक्त मुझे नींद बहुत आ रही थी, इसलिए मेरी किसी बात पर यकीन ना करना, इमरान ने कहा। फिर तुमने जोसेफ के लिए सुनहरी तितली कैसे मुहैया की? शायद तुम्हें भी नींद आ रही है, सुपर फयाज। अच्छा, तो मैं जोसेफ को अपने साथ लिए जा रहा हूँ, फयाज उठता हुआ बोला। फजूल है, इसकी आंखें बंद थीं, वो तुम्हें कुछ भी ना बता सकेगा, इमरान ने कहा। कम अज कम ये तो बता ही सकेगा कि इसकी आंखें कैसे खुली थी, फयाज ने कहा। कोशिश करो, इमरान ने लापरवाही से कहा, और फिर आंखें बंद करने ही वाला था कि फयाज ने इसका हाथ पकड़कर आरामदेह कुर्सी से उठा देना चाहा, लेकिन पता नहीं कि क्या हुआ कि वो खुद इमरान पर जा गिरा, और अब इमरान इसे अपने बाजुओं में जकड़े खौफजदा आवाज में चीखे जा रहा था। अरे बचाओ, बचाओ, बचाओ! सुलेमान और जोसेफ दौड़ते हुए आए। एक पल के लिए वो दमबखुद हो गए थे, फिर दोनों ने हंसना शुरू कर दिया। बहुत बुरी तरह पेश आऊंगा, छोड़ दो मुझे, फयाज आहिस्ता से बोला। वो गुस्से के मारे पागल हुआ जा रहा था। ओह मेरे खुदा, इमरान की गिरफ्त ढीली पड़ गई। फयाज उछलकर पीछे हटता हुआ इन दोनों पर उलट पड़ा। चले जाओ, यहाँ से भागो! इमरान मिस्कीन सूरत बनाए इसके सामने खड़ा था। सुपर फयाज, वो कुछ देर बाद भराई हुई आवाज में बोला। मैं पहले ही कह चुका था कि नींद में हूँ, मुझे ना छेड़ो। मैं समझा था शायद तुमने मुझे दबोच रखा है। मैं तुम्हें देखूंगा, फयाज ने कहा और कमरे से निकलता चला गया। इमरान पुरतफक्कुर अंदाज में आहिस्ता आहिस्ता मुंह चलाता रहा। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।